हाय गाइस। गाइस, आज की जो ये सीरीज है ये ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर स्टार्ट हो रही है और इसके अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो टॉपिक है थेफ्ट का। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियसली क्लैट के अंदर आते थे, लेकिन ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि कभी भी एग्जाम के अंदर दोबारा रिपीट हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल, थेफ्ट इज द नंबर वन थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी थिंक ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आप एक क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में सोचते हैं तो चोरी, डकैती, मर्डर, किडनैपिंग, रेप, ये 4-5 ऑफेंसेस जो हैं ये आपके माइंड में आते हैं। और जो आपके माइंड में आता है वो आप ये लेकर चल सकते हैं कि अगर करंट टॉपिक नहीं मिल पाया किसी लीगल कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो एक लॉ प्रोफेसर के माइंड में जो आपका क्लैट का पेपर डाल रहा है उसके माइंड में भी ये डेफिनेटली आएगा। जो लॉ एंट्रेंसेस 5 ईयर के लॉ एंट्रेंसेस होते हैं क्लैट को छोड़कर, एलिट और क्लैट को छोड़कर, उसके अंदर थेफ्ट का क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, पीयू का लॉ एंट्रेंस है तो उसमें यह भी पूछा जा सकता है कि थेफ्ट का ऑफेंस की सजा क्या है इंडियन पिनल कोड में, बिकॉज अगेन ये उन ऑफेंसेस में से हैं जो कि बहुत रिपीटेडली हमारे कॉमन वोकैबुलरी में, कॉमन यूजेज के अंदर यूज किया जाता है। तो आज हम थेफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, थेफ्ट से रिलेटेड डिफरेंट ऑफेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट विद ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड द लेक्चर 1 इज ऑफ थेफ्ट। सो थेफ्ट का मतलब ये है कि whoever intends to take dishonesty any movable property। सो आपने इसके अंदर पहली बात ध्यान रखनी की, पहली बात है मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है और दूसरी बात है डिसऑनेस्टली हो रही है। तो अगर आप अपने फ्रेंड की प्रॉपर्टी लेकर जाना चाहते हैं, ऑनेस्टली लेके जाना चाहते हैं, आप घर पे आए, आपने बोला आंटी मैं बाइक लेके जा रहा हूँ उसकी, या फिर आप आए, आपने बाइक निकाली, आप चले गए क्योंकि आप उसी को लेने जा रहे थे या फिर आप उसकी फ्रेंड को लेने जा रहे थे, तो वो चोरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिसऑनेस्टली नहीं हुई। क्या आप अपने फ्रेंड का घर चोरी कर सकते हैं? आप घर को चोरी नहीं कर सकते, आप घर के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि घर जो है वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। जब आप किसी के भी पास से मूवेबल प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली निकालते हैं तो वो विदाउट उस पर्सन कंसेंट के निकालते हैं, तो उसे थेफ्ट बोला जाता है। अब जैसे लेटेस्ट से आप अपनी जो घड़ी है वो आपने रिपेयर होने के लिए किसी दुकान में दी, उस घड़ी को आपने जब उस दुकान के अंदर दिया और आपने बिना उसकी रिपेयर के चार्जेस के शाम को आके वो घड़ी निकाल ली, तो ओनर तो आप ही हैं, लेकिन आपने वो पोजेशन किससे निकाला? घड़ी दुकान के ओनर से। डिसऑनेस्टली निकाला क्योंकि आप उसके पैसे नहीं देना चाहते, तो आपने अपनी ही घड़ी की थेफ्ट कर ली है। अब आपको लगेगा ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे ध्यान से पढ़िए आप, यहाँ पे लिखा गया है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। मान लेते हैं कि उस पर्सन ने आपको नहीं पकड़ा होता, तो नेक्स्ट डे आकर आप क्या करते? आप पूछते हैं कि मेरी घड़ी कहाँ है। अब वो पर्सन लायबल है उस घड़ी को देने के लिए, तो इसलिए थेफ्ट का चार्ज भी आपके ऊपर लगता है और बेयर एक्ट के अंदर भी ये दे रखा है। एक्सप्लेनेशन 1 को अगर हम देखें तो जो भी चीज धरती के साथ जुड़ी हुई है, जब तक वो धरती के साथ जुड़ी है तब तक वो थेफ्ट के केपेबल नहीं है। और उसका एकमात्र रीजन ये है कि जो भी चीज धरती के साथ जुड़ी है वो एक्चुअली मूवेबल नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2, अगर कोई ट्री धरती के साथ जुड़ा है तो आप उसे मूव नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही आप ट्री को काटेंगे तो वो थेफ्ट हो गई वहां पर। जैसे ही आपने ट्री को काटा, आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन आ गया है कि आपने उसको मूव कर दिया, बिकॉज जैसे ही आपने काटा वैसे ही आपने मूव किया उसको। तो ये ट्री के जो केस आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्री की कटते ही थेफ्ट हो जाती है, आपको उससे पोजेशन से बाहर नहीं लेके जाना, आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन और पोजेशन से हटाने का जो पूरा तरीका है वो वहीं से दिख गया जब आपने ट्री को काटा, बिकॉज ट्री को काटने के बाद अब आपने उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मूवेबल बना दिया है। एक्सप्लेनेशन 3 के ऊपर अगर हम जाएं, पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एनी ऑब्स्टिकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट। तो अगर आप कोई चीज सेपरेट करते हैं जिसकी वजह से वो पहले मूव नहीं कर रहा था और अब वो मूव कर रहा है, तो भी आप थेफ्ट को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी एनिमल को मूव आप करवाते हैं तो भी वो मोशन कॉज होता है, तो वो भी थेफ्ट के अंदर आएगा। कॉन्सेंट मेंशन इन द दिस सेक्शन में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तो अगर थेफ्ट के लिए आप कंसेंट मांग रहे हैं तो वो एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइड हो सकती है, मे बी गिवन बाय द अदर द पर्सन इन पोजेशन और एनी अदर पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर। तो ये बहुत सिंपल से एक्सप्लेनेशंस हैं, आप इनको अगर याद कर लें, सेक्शन 379 आईपीसी के अंदर दिए हुए हैं, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो दैट इज वे बेटर फॉर योर प्रिपरेशन रेदर देन गोइंग ओनली इन द एग्जाम्पल्स और ओनली इन द टॉपिक टेस्ट ऑफ जेनिथ प्रोग्राम। अब हम इलस्ट्रेशंस देखते हैं इसके। एक कट डाउन द ट्री ऑन जेड्स क्राउन विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेड्स पोजेशन विदाउट जेड्स कंसेंट। हियर एज सून एज ए सीवर्ड द ट्री इन ऑर्डर टू सच टेकिंग ही हैज कमिटेड थेफ्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ए ने कट डाउन किया ट्री, और मैंने आपको बताया जैसे ट्री कट डाउन होता है आपने ये रट्टा मार लेना है, वैसे ही थेफ्ट होगी। बाकी केसेस में आपको पोजेशन से हिलाना पड़ेगा, ट्री के कटते ही बस थेफ्ट हो जाती है, आपने सिर्फ इसका रट्टा मार लेना है, ठीक है। ए ने कुछ डॉग्स को देने के लिए पेडिग्री निकाला ताकि वो जेड का जो डॉग है वो उसके पास आ जाए, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया, मूव किया एनिमल को विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, और जब आपने किया तो वैसे ही थेफ्ट हो गई वहां पे।
नेक्स्ट आता है कि ए एक बुलॉक कार्ट को मिलता है जिसके पास एक ट्रेजर खजाना है, वो ड्राइव करता है बुलॉक कार्ट को इन सर्टेन डायरेक्शन इन ऑर्डर दैट ही मे डिसऑनेस्टली टेक द ट्रेजर। एज सून एज द बुलॉक बिगिंस टू मूव ए हैज कमिटेड द थेफ्ट ऑफ ट्रेजर। अगेन, तो जैसे ही आपने बुलॉक कार्ट का को मूव करवाया ताकि वो आप खजाने के ऊपर अपना कब्जा कर सकें, वैसे ही आपने थेफ्ट को अंजाम दे दिया है। ए बीइंग जेड सर्वेंट इज इंटरेस्टेड बाय जेड विद द केयर ऑफ जेड्स प्लेट। अब यहां पर ए ने जेड के सर्वेंट को जो है केयर ऑफ जेड प्लेट करने की बोली, ठीक है, और जेड जो है विदाउट टेकिंग केयर विदाउट एनीथिंग वो उसके साथ रन करके चला गया, डिसऑनेस्टली जो है वो वहां से भाग गया उस सर्वेंट, ठीक है, सर्वेंट का तो काम ही वो होता है, वो वहां से निकल के वो भाग गया। तो जो भी वो भागा वहां पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन आई, वो उसने पोजेशन से मूव की वो प्लेट, तो वो वहां पर थेफ्ट जो है वो हो जाएगी यहाँ पर। आई होप दिस मच इज क्लियर। रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल आप स्क्रीन को पॉज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ए फाइंड द रिंग लाइंग ऑन द हाई रोड नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। तो ए यहाँ पर कोई भी थेफ्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो किसी पर्सन के पोजेशन में नहीं, आपको नहीं पता किसकी रिंग है, पर वहां पे क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन जरूर कर लेगा अगर उसने उस रिंग को चुपचाप उठाकर अपनी जेब में रख लिया, ठीक है, बिकॉज ये एक अलग सेक्शन है, इसको हम अलग सेक्शन को अलग टाइम पर देखेंगे, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देखते हैं। आपका एक फ्रेंड आया घर पे, उसने आपकी एक रिंग देखी, उसको लगा कि अगर मैं अभी रिंग को ले जाऊंगा तो सबको लगेगा कि बर्थडे पार्टी के टाइम पे रिंग कौन लेके गया होगा। 5 लड़के आए थे, उनमें से एक लड़का लेके गया है। तो आप क्या करते हैं, आप उस रिंग को छुपा देते हैं ताकि जब कोई सेफ माहौल आएगा तब आप उस रिंग को लेकर जाएंगे। तो आपने वो रिंग को गद्दे के नीचे छुपा दिया अपने फ्रेंड के घर पे ही। अब आपने उसके पास से पोजेशन तो नहीं निकाली, ऑब्वियसली आपने पोजेशन उसी के पास रखी, लेकिन आपने क्या किया यहाँ पर कि आपने पोजेशन तो उसके पास रख दी, लेकिन जो उसके घर है, लेकिन उसकी पोजेशन डायरेक्ट पोजेशन से उसको निकाल दिया, उसको छेड़खानी की उसके पास से, अब उसको रिंग मिल नहीं रही है, राइट। ओवरऑल तो उसी के घर के पोजेशन में, ये बात आपके मन में जरूर आएगी कि सर घर तो उसी का, उसी के घर में छुपाई, लेकिन जो उसकी डायरेक्ट पोजेशन थी जहां पे उसको पता था कि ये रिंग मेरी है, मेरे पास है, और सेकेंडली कि ये रिंग मैंने यहाँ रखी है, मैं यहीं पे आऊंगा तो ले लूंगा। तो आप अब थेफ्ट की डेफिनेशन को देखिए कि थेफ्ट की डेफिनेशन ये कहती है कि डिसऑनेस्टली जैसे ही आप प्रॉपर्टी को मूव करते हैं आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ सम अदर पर्सन दैट यू कमिट थेफ्ट। जैसे आपने वो रिंग मूव की वैसे आपने थेफ्ट जो है वो कर लिए। ये बाकी जो एग्जांपल्स हैं ये मैंने आपको करवा दिए हैं। ये जैसे मनी जेड को वॉच के लिए जो दिया जाता है, ये बहुत 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 सिंपल सा एग्जांपल्स हैं। A takes an article belonging to Z out of Z's possession without Z's consent with the intention of keeping it until he obtains money from Z as a reward for its restoration। तो A क्या करता है कि उस A को पता है कि Z जो है अगर उसकी एक कीमती चीज़ है, अगर एक खो जाएगी तो उसके लिए एक अवार्ड निकालेगा। तो A ने वो चुपचाप निकाल ली। अब Z ने जो है Z तो परेशान होकर घूमेगा उस चीज़ के लिए। तो अब यहाँ पर जैसे ही A ने वो पोजेशन से निकाला, डिसऑनेस्ट उसका इंटेंशन था, वैसे ही थेफ्ट जो है कमिट हो गई है, राइट। यहाँ पर आप देखें ए फ्रेंड्स है जेड का, और वो मज़े मज़े में एक बुक निकालते हैं। उस बुक में जो ए ने कंसीव किया कि ये बुक जो मैं रखूँगा अपने पास और बाद में दे दूँगा। आप फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, तो यहाँ पर आपने कोई थेफ्ट जो है वो नहीं की है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ए पैरामोर है जेड की वाइफ का, या पैरामोर का मतलब है लवर है, और जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो उसको वैल्यूएबल प्रॉपर्टी देती है ए की। अब उसको पता है कि ए जो है उसकी गर्लफ्रेंड का जो उसकी जो पैरामोर है, उसका जो हस्बैंड है, वो कभी अप्रूव नहीं करेगा, और सेकेंडली आप उसके हस्बैंड नहीं, आप उसके बॉयफ्रेंड हैं या उसके लवर हैं। तो अब आपको पता है कि प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली इंटेंशन के साथ वो लेके आई है, जो कि उसके देने का मतलब नहीं बनता। सो फॉर एग्जाम्पल शादी की रिंग, तो शादी की रिंग लेटर से हस्बैंड की तरफ से आती होती है, तो वो उसने देने की कोशिश किया, हस्बैंड की प्रॉपर्टी देने की कोशिश की, जो कि पता है क्योंकि ये नहीं देना चाहिए या लेना चाहिए एक टाइम के ऊपर। तो जब डिसऑनेस्ट इंटेंशन ने ए को लिया, ए ने उसको लिया, तो ए ने थेफ्ट को कमिट कर दिया, ठीक है। अब एक और चीज़ है, मान लेते हैं आपकी गाड़ी खड़ी है और किसी के घर में गाड़ी खड़ी है, आपको लगता है वो आपकी चोरी हुई की हुई गाड़ी है, आप अपनी चाबी लगाते हैं, अनफॉर्चुनेटली गाड़ी में चाबी भी लग जाती है, आप उस गाड़ी को लेकर अपने घर चले जाते हैं, आपको लगा आपकी गाड़ी है, ठीक है, इसमें फैक्ट में यही लिखा है। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन फैक्ट से तो शो नहीं हो रहा है, तो आपने गाइस फैक्ट तक अपनी नजरों को गड़ा के रखना। अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन फैक्ट से शो नहीं हो रहा है तो आपने ये नहीं करना है कि आपने अपने मन से ही उसको डिसऑनेस्ट इंटेंशन बना दिया, ठीक है। जब फैक्ट में लिखा होगा डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज नॉट शोन, तो देन इफ डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज नॉट शोन देन इट इज नॉट थेफ्ट। पनिशमेंट थेफ्ट की 3 साल है, तो आप इस स्लाइड को रोक कर आप एक बार प्लीज लिख सकते हैं, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर थेफ्ट।
punishment for theft is 3 years or with fine or with both. अब हम आते हैं एक बड़े अच्छे ऑफेंस के ऊपर, स्नैचिंग। तो जो भी थेफ्ट करता है विद द इंटेंशन ऑफ क्विकली और फोर्सिबली सीजर करता है, ग्रैब करता है फिजिकल पोजेशन से एनी मूवेबल प्रॉपर्टी विद एन अटेम्प्ट टू मेक एस्केप विद सच प्रॉपर्टी सेट टू कमिट स्नैचिंग। प्रॉब्लम ये नहीं कि स्नैचिंग में गोल्ड चेन चली जाती है या रिंग चली जाती है या फिर आईफोन चला जाता है। प्रॉब्लम ये है कि वो लेते वक्त वो जो बाइकर्स हैं वो कभी कभार फटल इंजरीज दे देते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपने सोने की चेन खींची, तो जिस लेडी की सोने की चेन ऐसे खिंचती हुई जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल चलो उसको इमोशनल स्कार तो रहेगा उसका, बट वो रगड़ खाती हुई जाएगी, पूरा गला भी उससे खराब हो सकता है, पूरा गला भी रेता जा सकता है अगर वो सोने की रिंग थोड़ी नुकीली है या पैनी है। तो स्नैचिंग एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। तो जो भी पर्सन स्नैचिंग का अटेम्प्ट करेगा उसे 5 साल तक की सजा होगी, विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज। ठीक है, जो स्नैचिंग कर ले रहा है तो उसको 7 साल से कम सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड विद फाइन अप टू 25,000 रुपीज। एंड however after committing or attempting snatching causing hurt or wrongful restraint or fear or restraint in order to effect his escape with may punished with an additional rigorous imprisonment। ये एडिशनल है, ये कंकरेंट रन नहीं करेगी, 3 साल तक की पनिशमेंट यहां पर हो सकती है। तो पिछली 7 साल की तो होगी, ये 3 साल की और होगी। ठीक है, अगर आपने प्रिपरेशन की है डेथ कॉज करने की, हर्ट कॉज करने की, रिस्ट्रेंट कॉज करने की किसी पर्सन को ताकि स्नैचिंग हो जाए, तो आपको मिनिमम 7 years से लेके एक्सटेंड हो सकती है 10 years तक के लिए, और फाइन भी 25,000 का देना पड़ सकता है। अब आते हैं हम एक इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ जो कि है सेक्शन 380, थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस जहाँ पे ह्यूमंस रह रहे हैं, तो कोई भी बिल्डिंग, टेंट, वेसल जहाँ पे ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज हो रही है, वहां पर अगर आप थेफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो 7 साल की सजा है। नॉर्मल थेफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो 3 साल है, बट अगर थेफ्ट किसी ड्वेलिंग प्लेस में कर रहे हैं किसी पर्सन की तो 7 साल की सजा है। थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। तो अगर कोई क्लर्क या सर्वेंट है और वो सर्वेंट जो है अपनी मास्टर की कैपेसिटी, मास्टर के पास काम कर रहा है अपनी क्लर्क और सर्वेंट की कैपेसिटी में, और अगर वो कोई चीज निकाल लेता है वहां पर उस प्रेजेंस में, तो उसको 7 साल तक की सजा है। थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेन इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट। अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है कि आप डेथ कॉज कर देंगे, हर्ट कॉज कर देंगे, रिस्ट्रेंट कॉज कर देंगे, और ताकि आपका भागने का पूरा रास्ता खुला हुआ रहे, तो यहां पर आपको 10 साल तक की सजा जो है वो दी जा सकती है, विच में एक्सटेंड टू 10 years इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अब ए यहां पे देखिए थेफ्ट उसने जेड की पोजीशन में की और ए के पास लोडेड पिस्टल थी। ठीक है, अगर जेड ने रोकने की कोशिश की तो ए जो है उसको लोडेड पिस्टल से मार देगा। उसने मारा नहीं, वो बस दूसरे कमरे में चोरी कर रहा है, उसको है कि अगर कोई ओनर आ गया तो उसको उड़ा देंगे या फिर उसको गन से डराएंगे, जो भी है। फिर इस केस के अंदर तो ये है कि हर्ट कॉज करने का, रिस्ट्रेंट कॉज करने का है, तो आपका सिंपल सी बात है कि आपका ये था कि आप सीधा मार देंगे। तो इस चीज के अंदर ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड, आपको 10 साल तक की सजा जो है वो हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं आपके साथ आप जेब कतरे हैं, आपके साथ 4 से 5 जेब कतरे चले होते हैं किसी भी बस में, अगर उन्हें कुछ करना होता है तो वो क्या करते हैं कि वो एंट्री पॉइंट्स के ऊपर नाका लगा लेते हैं और फिर देखते रहते हैं कि कब चोरी जो है वो कंप्लीट की जाती है। तो जैसे चोरी कंप्लीट होती है वो शेयर्स अपना बांट लेते हैं। पर व्हाट इफ चोर पकड़ा गया, अगर वो चोर पकड़ा जाता है और वहां पाया जाता है कि 5 से 6 लोग इसने इसलिए विसले रखे थे ताकि अगर इसको मार पड़े तो वो उससे बचा सकें इसको, या फिर कोई अनइवन इवेंचुअलिटी होने लग जाए तब इसको बचा सकें, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप पाएंगे तो ये थेफ्ट हो रहा है इसी सेक्शन का, जिसके अंदर की आपको आपके पास आसपास आपने बंदे रखे हैं ताकि दूसरा पर्सन रिस्ट्रेंट हो सके या उसको आप कंट्रोल कर सके। ठीक है, सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर टुडे, and these were the offenses against the property theft part 1. I will be soon be there with you with regard to part 2 of this offenses against property, in which I will deal with extortion and various other provisions. So guys, thank you very much, have a nice time, and kindly do subscribe to the Zenith CLAT test program and do one free mock test of CLAT. It is absolutely free, you just have to register. There will be no as such advertisement company sharing of your personal phone numbers, or we will not spam you with our calls. So you can just go and check out our other relevant content as well as do the topic test on this very topic, offenses against property theft.